और अब खबरें तफसील से। शहरियत तरमीमी कानून में बदलाव जिस तरीके से हुआ है उसके खिलाफ मुल्क के कई हिस्सों में मुजाहरे किए जा रहे हैं। अलग अलग मकामात पर हो रहे मुजाहरे के बीच जम्मू में भी NSUI और लेफ्ट पार्टियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। यूथ कांग्रेस के वर्कर्स ने दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पर पुलिस की कार्रवाई पर भी एतराज़ जताया। दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान पुलिस के साथ मुजाहिरीन की झड़प भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने यूथ कांग्रेस के 7 वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, हिंदुस्तान डेमोक्रेसी का एक पूरे वर्ल्ड में मशहूर है कि अपनी बात रखने को। ये कोई चाइना नहीं है, ये कोई सिंगापुर नहीं है कि आप अगर डेमोक्रेसी में अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो सरकार आपको बंदी बना लेगी या सरकार मारेगी। ये हिंदुस्तान है, सबका ये देश है, इसलिए हम सबका अपना अपना राइट है प्रोटेस्ट करने के लिए। इसलिए सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हर बंदा अपना प्रोटेस्ट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारी जो केंद्रीय सरकार है, जिसने जो पिछले दिनों रातों रात जो काला कानून पास किया है, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो लाया है, जो अब एक्ट बन चुका है, हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कानून जो है भारत के संविधान के खिलाफ है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अनडेमोक्रेटिक है, ये एंटी पीपल है, हम समझते हैं। और भारत के संविधान की आत्मा पर ये चोट है और देश के सेकुलर ताने बाने पर ये काला धब्बा है। ये हम इस कानून की मुखालफत करते हैं और इस सरकार से हम मांग करते हैं कि इस कानून को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। उधर कांग्रेस के अलावा CPIM के वर्कर्स ने भी जम्मू के प्रेस क्लब के पास एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने इस कानून को काला कानून करार देते हुए इसे वापस ले जाने का मुतालबा किया है। जो केंद्रीय सरकार है, जिसने जो पिछले दिनों रातों रात जो काला कानून पास किया है, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो लाया है, जो अब एक्ट बन चुका है, हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कानून जो है भारत के संविधान के खिलाफ है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अनडेमोक्रेटिक है, ये एंटी पीपल है, हम समझते हैं। और भारत के संविधान की आत्मा पर ये चोट है और देश के सेकुलर ताने बाने पर ये काला धब्बा है। ये हम इस कानून की मुखालफत करते हैं और इस सरकार से हम मांग करते हैं कि इस कानून को फौरी तौर पर वापस लिया। वहीं जम्मू में एक किताब के रस्मी इजरा तकरीब में शिरकत करने पहुंचे रविंद्र रैना ने मुल्क भर में हो रहे एहतजाज और मुजाहरे पर दो टूक कहा है कि पाकिस्तान के इशारे पर मुल्क में बदअमनी फैलाने की कोशिश हो रही है। इसके पीछे जो भी कसूरवार होगा उन्हें सजा जरूर मिलेगी। हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करती हैं, जो चाइना के इशारे पर काम करती हैं, जो अलगाववादियों, आतंकवादियों और माओवादियों, नक्सलाइट्स के इशारे पर काम करती हैं। चाहे ये वामपंथी हैं, चाहे जामिया के हों, चाहे JNU के अंदर जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ये देश की दुश्मन ताकतों को मजबूत कर रहे हैं। ये देश को कमजोर करने की एक साजिश है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने हिंदुस्तान को मजबूत किया है। गांदरबल के DC हशमत अली खान ने गागजी गुंड में जनता दरबार लगाया और जिसमें गांदरबल के ADDC शफकत इकबाल, ADC फारूक अहमद, बाबा, ASP, ACD, CMO, CEO वगैरह ने शिरकत की। इसमें शहरियों की अच्छी खासी तादाद भी शामिल हुई। इस मौके पर शहरियों ने DDC से अपनी परेशानियों और अपनी ज़रूरियात से आगाह कराया और जल्द से जल्द इसको हल करने की बात कही है। इस मौके पर अलग अलग इलाकों से आए ग्रुप ने अपने परेशानियों को बताया है और जिसमें सड़कें, पीने के पानी की फराहमी, बिजली के सप्लाई के अलावा दीगर इशूज़ शामिल थे। DDC ने तमाम लोगों की शिकायतों को गौर से सुना और उनके हल की यकीन दहानी कराई है। साथ ही अफसरान की हिदायत भी उनको जारी की गई। जो गाँव जाके पब्लिक दरबार लेता है। हमने सबसे बड़ा इशू इसको रखा था कि जो हमारा ब्रिज जहाँ पे आया एक, वो 4 करोड़ का कोई बजट है, तो उसके लिए इसने कुछ वक्त मांगा है कि उस वक्त के दौरान ये उसको हल कर लेगा। और हेल्थ की हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम थी 24/7, जो हमारा हॉस्टल था नहीं था, तो उसने उसके लिए भी डायरेक्शन अफसरों को दे दिए। देखिए जी, PDD का मसला था, वो उसने इधर ही मामला हल कर दिया। PWD का मसला था, इधर ही कर दिया। लोग तो वहां तक नहीं पहुंचते अफसरों के पास, लेकिन ये तो सबसे बड़ी बात है कि अफसर ही हमारे पास आ रहे हैं, हमारे तो सारे मामले हल हो रहे हैं।
बांदीपुरा के डीडीसी शहबाज अहमद मिर्जा ने महकमा सेहत इंजीनियरिंग की कई जारी वाटर सप्लाई स्कीमों के कामों का जायजा लिया और इन स्कीमों को जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए फंड की फराहमी के तहत मंजूरी दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने हेवन कॉलोनी, मेटर्ड, अहम शरीफ, मंगनीपुरा, पतुशाही का दौरा किया और मज़कूरा मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। साथ ही बांदीपुरा के एई और पीएचई के हमराह जिले के दूसरे आला अफसरान भी मौजूद रहे। सरहद पर पाकिस्तान की गुस्ताखी जारी है। पाकिस्तान की जानिब से पुंछ की कृष्णा घाटी में रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है, जिसका हिंदुस्तानी फौज मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की जानिब से लगातार सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है और हिंदुस्तानी फौज भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जम्मू के नरवाल और उसके आसपास के इलाकों में लोग खस्ताहाल रोड और ख़राब ड्रेनेज सिस्टम से परेशान हैं। शहर के इस इलाके में बढ़ती हुई आलूदगी भी काबिल फिक्र है। एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू का नरवाल इलाका ट्रांसपोर्ट नगर के नाम से भी जाना जाता है। इलाके से हजारों की तादाद में गाड़ियां गुजरती हैं, लिहाजा सड़कों का दुरुस्त होना जरूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। खस्ताहाल रोड पर गाड़ियां चल रही हैं, मुसाफिर आ रहे हैं और जा रहे हैं। सड़कें जो टूटी हुई थी मजीद टूट रही हैं, लेकिन इसकी फिक्र ना तो सरकारी बाबुओं को है न ही इंतजामिया को। इलाके से होकर हर रोज वीआईपी भी गुजरते हैं, लेकिन उन्हें जैसे इन टूटी सड़कों की आदत सी हो गई है। आदत तो आम लोगों की भी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इसे बदलना नहीं चाहते। इसे लेकर कई बार नाराजगी जताई जा चुकी है। जिम्मेदार महकमों के दरवाजे खटखटाए जा चुके हैं, बावजूद इसके हालात सुधर नहीं रहे। 15 साल पहले रोड जहाँ की बहुत अच्छी थी, उसके बाद ना जहाँ कोई रोड बनी है, यहाँ रोड बनी है, ऐसे रोड बनी हुई है, इतने ट्रक गुजरते हैं, वीआईपी गाड़ियाँ गुजरती हैं, मगर इधर कोई केयर नहीं करता है। ऐसे रोड खड्ड बन चुकी है, इधर पानी इतना बहता है, कोई साहब बारिश होती थोड़ी सी पानी इतना बिल्कुल आदमी चल नहीं सकता। सड़कों के साथ साथ नालियों की भी हालत अच्छी नहीं है। नालियाँ भी जगह जगह टूटी हुई हैं। इंतजामिया तो लापरवाह है ही, लेकिन लोग भी कम लापरवाह नहीं। लोग नालों में हर तरह के कचरा बहा देते हैं। होटलों से निकलने वाला ज्यादातर कूड़ा भी इसी नाले में फेंका जा रहा है, जिससे नालियां अक्सर जाम हो जाती हैं और पानी सड़क पर बहने लगता है। कई सरकारें आई की गई, पर हालत वैसे के वैसे ही है। मतलब थोड़ी करते हैं, लपापोती करते हैं, उसी के हिसाब से फिर वही हाल हो जाता है। इन सब से अलग जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की बातें भी की जा रही हैं। लोगों का कहना है कि जब बुनियादी चीजें ही सही नहीं हैं, तो जम्मू स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी। जब से मैं यहाँ पर आया तो मैंने तो देखा ये रोड ऐसी ही है, इसको कभी ठीक नहीं हुआ। स्पेशली ये वाला बेल्ट जो है, यहाँ पर बारिश के टाइम बहुत पानी आता है, सारा दुकानों के पास भी बहुत परेशानी हो जाती है। यहाँ पे अब लोगों की लगी एनवायरनमेंट के हिसाब से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पे बस रहे हैं इसकी वजह से। लेकिन जो रोडों की कंडीशन जो आज से 20 साल पहले थी, उससे बद से बदतर होती चली गई। और आज की स्टेट में ये है कि रोड्स आप खुद देख रहे हैं, नहरें की तरह चल रही हैं। यहाँ पे रोज आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आए दिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोगों की नाराजगी पुरानी सरकारों से भी है और मरकजी हुकूमत से भी। इनका कहना है कि सभी ने उन्हें सिर्फ सब्ज बाग दिखाए हैं। हालांकि जब बात कूड़ा करकट और आलूदगी की हो, तो लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जी सलाम के लिए जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट। जम्मू के बिश्ना इलाके में वाक़ दयोली गांव की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे भरे पड़े हैं, जिससे मकामी लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि गड्ढों की वजह से आए दिन इलाके में हादसा पेश आते रहते हैं। मकामी लोगों की जानिब से कई मरतबा शिकायत करने के बावजूद रोड के गड्ढों को नहीं भरा जा रहा है, जिसे लेकर मकामी लोगों ने नाराजगी का इजहार किया। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡਾ ਪੈਦਾ ਮੰਗੇ ਪੁਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ AW ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ AW PWD ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆਦਾ ਕਿ ਇਹ PWD ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ PWD ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਦੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਹਿਲੇ ਟੁੱਟਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਥੋੜਾ ਉਹਨੇ ਪੈਚ ਪੁੱਚ ਲਗਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। 2 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਔਰ ट्रैफिक इन्नी है कि इसका कोई अंदाज नहीं है। अभी कम से कम भी 50,000 गड्डी रोड लंघती सुबह, लेकिन इन्हें कोई गौर नहीं, अभी कोई कुछ नहीं। महकमा सिर्फ टाल मटाली कर रहा है।
रामबन के नेबाद संगलदान इलाके में 18 पंचायतों के तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। बाज़ारों में ठीक ठाक भीड़ और कारोबार भी होता है, लेकिन मकामी लोगों की शिकायत है कि सिर्फ इलाके में एक ही बैंक के एटीएम होने की वजह से कैश की किल्लत बनी रहती है। ज़्यादातर वक्त तो एटीएम में कैश नहीं होता है और कैश हो भी जाए तो लंबी लंबी कतारें लग जाती है। लोगों का मुतालबा है कि इलाके में एक और भी एटीएम खोला जाना चाहिए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। एक नियाबत है, यहाँ पे कम से कम 10 पंचायतों के लोग आते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे वो है एटीएम की। एटीएम यहाँ पे एक है, कम 50,000 लोग यहाँ को दिन में आते हैं। जिस इंसान को 500 की ज़रूरत होगी उसको कम से कम 5 घंटे वेट करना पड़ता है 500 निकालने के। आज जो मैं आधे घंटे से लाइन में लगा रहा, उसके बाद मेरा कोई 45 मिनट के बाद नंबर आया, तो वहाँ पर मैंने देखा कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पर कंपनियों का काम लगा हुआ है, लेकिन एक एटीएम है पूरे संगलदान में। 13 पंचायतें हैं, 13 पंचायतें, यहाँ एक एटीएम है। हर टाइम जिस टाइम मैं आता हूँ यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई होती है और लेफ्टिनेंट गवर्नर से मेरी अपील है और उम्मीद भी है कि वो यहाँ पर 4-5 एटीएम हमें देंगे। अगर वो नहीं होंगे तो हमारी ये परेशानी कभी ख़त्म नहीं होगी। चलिए बढ़ते आगे। बांदीपुरा के डिग्री कॉलेज के तलबा ने आज कॉलेज के अहाते में एहतजाज किया और सरकार के साथ महकमा बराए आला तालीम से अपील की है कि अभी हाल ही में जिन 3 असिस्टेंट्स प्रोफेसर्स को मुअत्तल किया गया है उनको फ़ौरन बहाल किया जाए। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल ही महकमा बराए आला तालीम ने अक्सर गैर हाजिर रहने वाले और बद इंतज़ामी के इल्ज़ाम में 3 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा का कहना है कि ये तीनों ही असातिज़ा दीगर असातिज़ा के बिलमुकाबिल फ़र्ज़ के ज़्यादा पाबंद थे और अपने मज़मून में बहुत काबिल हैं और ये तलबा के लिए मुखलिस भी हैं। तलबा ने एलजी और महकमा बराए आला तालीम से अपील की है कि इन असिस्टेंट्स प्रोफेसरों को फ़ौरन बहाल किया जाए। हमने ग्रेटर कश्मीर की न्यूज़ देखी तो हमने देखा कि हमारे 3 असिस्टेंट प्रोफेसर को सस्पेंड किया गया, तो हमें बहुत शौक लगा। तो हमने उसी टाइम हम गैदर हो गए, तो हमने इसके मुताबिक बात की। तो हमें लगा कि अगर ये उनके खिलाफ एलिगेशन लगाई गई थी कि ये पंक्चुअल नहीं है, ये लेट आते हैं कॉलेज और अर्ली फिर लीव करते हैं कॉलेज। तो इसके रिगार्डिंग हम फिर यहाँ पे आए क्योंकि उनने बहुत हार्ड वर्क किया हमको पढ़ाने के लिए। 3 साल से हम नसीर सर के पास इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं। हमें पता है कि नैक प्रिपरेशन के दौरान उन्होंने अपनी रातें ऐसे ही बिना सोए ताकि हमारा प्रोग्राम, हमारा इवेंट अच्छा हो, ताकि हमारे कॉलेज की रैंकिंग अच्छी हो। इसलिए हम अपील करते हैं कमिश्नर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस कि उनकी सस्पेंशन को रिवोक किया जाए ताकि उनको रिज्यूम किया जाए अपनी ही ड्यूटीज़ पे हमारे कॉलेज में। अदरवाइज इट विल बी हार्ड टू कंपनसेट देयर लॉसेस। हाँ सर, हम शॉकड में है कल से जब हमने पेपर व्हेन वी गो थ्रू द ग्रेटर कश्मीर, वहाँ पे 2 एलिगेशंस लगी है। एक तो उन्होंने कहा था कि फंडिंग हो रही है, मिसमैनेजमेंट फंडिंग, और दूसरा पंक्चुअलिटी उन पर आयद की गई है। तो सर, वी बिलोंग टू कॉमर्स डिपार्टमेंट। जहाँ तक आसिफ सर का सवाल है, आसिफ सर उनकी पंक्चुअलिटी और डेडिकेशन उसका कोई सानी नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि जो उनका सस्पेंशन लगाया गया है वो वापस लिया जाए जल्द से जल्द। बढ़ते आगे, एक बार फिर से जी सलाम की खबर का असर हुआ है। जी सलाम ने श्रीनगर के बाटमालू में सफाई की कमी से लोगों को पेश आ रही परेशानियों को लेकर खबर दिखाई थी, जिसके बाद श्रीनगर के बाटमालू में एसडीएम की जानिब से सफाई मुहिम चलाई गई। आपको बता दें कि जी सलाम पर खबर दिखाए जाने के बाद एसडीएम ने सफाई मुहिम की शुरुआत की और ये मुहिम कई दिनों तक जारी रहेगी। साथ ही मौके पर कूड़ेदान लगाने की भी बात कही गई। जी मैं का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने ये जहन में ये बात डाली कि यहाँ कुछ गार्बेज जमा हुआ जनरल बस्तर बटमालू में। तो आज हमने उसकी मसालत से हमने आज यहाँ सफाई का मुहिम चलाया है, जिसमें आप भी जुड़ गए हैं। तो उसके लिए मैं आपसे शुक्रिया पहले करना चाहता हूँ। तो एज़ पर वर्दी कमिश्नर, एज़ पर डायरेक्शन चीफ सैनिटेशन ऑफिसर, एज डायरेक्शन बाय मेयर, तो हमने ये सफाई का मुहिम यहाँ चलाई। 2 दिन से चल रही है मुहिम, इंशाल्लाह आगे भी चलेगी ये मुहिम। तो इंशाल्लाह ये सफाई का जो मुहिम हम चला रहे हैं आगे भी चलेगी इंशाल्लाह रहमान। आज बटमालू के हवाले से बात करेंगे तो जी टीवी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं मैं अपनी अंजुमन की तरफ से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एज अ प्रेसिडेंट जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं, जो उन्होंने पिछले कई दिनों से बटमालू का ये जो ड्राइव चलाया है हमारे
नए जो अपॉइंट हुए हैं अब्दुल रशीद साहब एज ए वार्ड ऑफिसर SMC के, इनके साथ इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत ड्राइव चलाई जो हमारे लिए एक बहुत ही फायदेमंद रहेगी, क्योंकि बटमालू जो है आप सभी लोग जानते हैं बटमालू कश्मीर का बिजनेस हब है। सबसे ज्यादा जो GST सेल्स टैक्स है, रेवेन्यू जाता है कश्मीर वैली में, वो बटमालू से जाता है। जनरल बस स्टैंड बटमालू जो कि श्रीनगर के बीचों बीच वाक़ा है, करीबन 2 साल पहले यहाँ से बस स्टैंड को शिफ्ट कर दिया गया था परिमपुरा, और तब से लेकर अभी तक कोई भी सफाई कर्मचारी यहाँ पर आया नहीं है। तो करीबन 3 दिन पहले हमने यहाँ पर ग्रीवेंस ली थी कूड़े करकट की, तो आज SMC डिपार्टमेंट हरकत में आ गया और हरकत में आने से ही पहले यहाँ पर सफाई अभियान शुरू कर दिया। करीबन 3 दिन का कैंप इन्होंने यहाँ पर लगा दिया। 3 दिन में यहाँ पर पूरा कूड़ा करकट सब कुछ साफ करके देंगे। जी मीडिया के लिए श्रीनगर से शौकत बेग। सर्दियों में इजाफे के बाद से ही लोगों को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर रात के वक्त दर्जा हरारत माइनस में चला जाता है, जिससे इलाके में पीने के पानी की सप्लाई मुतासिर होती है। सर्दी की वजह से नल में पानी जम जाता है और सप्लाई मुतासिर हो जाती है। कश्मीर घाटी में आज सबसे सर्द तरीन रात गुजरी। वहीं पर अगर बात करें मशहूर सेहत अफजा मुकाम गुलमर्ग की, जहां पर टेम्परेचर जो है -12 के करीब चला गया है, और यहाँ मशहूर सेहत अफजा मुकाम गुलमर्ग के साथ साथ इलाके टंगमर्ग में पीने के जो नल हैं पूरी तरह से जम गए हैं। अगरचे चले कलान में अभी कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन चले कलान से पहले इस तरह का यहाँ माइनस टेम्परेचर चला जाना, तो चले कलान में क्या होगा अभी ये कबल आज कहना मुश्किल है। BA सागर, जी मीडिया, गुलमर्ग। ये बात कर लेते हैं शहरियत तरमीम कानून की, जिसको लेकर अलग अलग तरफ मुजाहरे हो रहे हैं। और इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है वो लखनऊ से मिल रही है, जहां पर पुरतशद्दुद मुजाहरा हुआ है। लखनऊ में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। समाजवादी पार्टी के कारकुनान पर यह लाठीचार्ज किया गया है। नए शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे और इन सभी को इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी के जो कारकुनान हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज की खबर मिल पा रही है। और इस पर आजम खान क्या कुछ कह रहा है आपको सुनाते हैं। जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेदार है, और जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस पद पे बैठे हैं। आप सोचिए, पुलिस डराए अगर तो जनता कैसे खड़ी होगी उसके साथ। पुलिस भी पुलिस मित्र की तरह काम करे, तो मैं समझता हूँ जनता पूरा सम्मान भी करेगी। और जो लखनऊ हुआ, मैं तो चाहूँगा कि लखनऊ का मामला ख़त्म हो, शांति हो। मेरी उन लोगों से भी अपील है जहाँ तक ये बात पहुँचे कि लोग अपने हाथ में कानून व्यवस्था न लें, अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से करें। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रास्ता था सत्याग्रह का, वो रास्ता अपनाएं, उसी से जीत हासिल होगी। तो ये कौन लोग हैं जो लखनऊ को जला रहे हैं हजारों की तादाद में? इसके कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेदार है। मैं एक अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सरकार जिम्मेदार थी। अगर सरकार चाहती तो शांतिपूर्ण धरना हो जाता, प्रदर्शन हो जाता, बात खत्म हो जाती। क्या बेंगलोर में नहीं हो रहा? क्या और देहरादून में नहीं हो रहा? वहाँ लोगों को इकट्ठा होने दिया, लोगों ने अपनी बात कह ली, उसके बाद लोग घर चले गए। ये चाहते ही नहीं कि लोग अपनी बात कहें। लोकतंत्र में ये अधिकार किसी को नहीं है कि हम अपनी बात ना कह सकें। तो क्या अपील करेंगे आप? मैं चाहता हूं कि जहां शासन प्रशासन भी सहयोग करे, जनता भी सहयोग करे और एक दूसरे की बात सुने। लोकतंत्र में कम से कम जनता की बात तो सुनी जाए। धरना प्रदर्शन को लेकर जो है कल रात में भी पुलिस के द्वारा जो है छापेमारी की गई, कई नेताओं को। ये तरीका गलत है, ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए पुलिस को, ये सरकार को तरीका नहीं अपनाना चाहिए। ये सरकार के निर्देश पे काम कर रहे हैं, ये अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं। ये सरकार जो चाहती है वो काम कर रहे हैं। कम से कम बात कहने की जगह दें, बात कहने का मौका दें। और लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी चीज है कि हम अपनी बात तो कह दें। हमें बीजेपी बताए कि नोटबंदी का क्या फायदा हुआ, हमें बीजेपी ये बताए GST का क्या फायदा हुआ। जब ये नाकाम हो गए तब इस तरह की व्यवस्था लागू। देखिए, इस समय पूरे शहर में स्थिति नियंत्रण में है। सभी अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है उनको आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाएगी और जो भी साजिश करने वाले लोग हैं उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे जो हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिसकर्मी भी घायल हुए, एक मीडिया कर्मी भी घायल हुआ। इसमें जो भी नुकसान हुआ है उसका पूरा आकलन किया जाएगा और पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट के प्राविधान और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, ऐसे लोगों से न सिर्फ उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाएगा बल्कि उनसे वसूल भी किया जाएगा।
और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। फिल्म रईस के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया अगस्त क्रांति मैदान में मुजाहरे के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस हुमा कुरैशी, एक्टर सुशांत सिंह भी यहां पर मौजूद है और साथ ही कांग्रेस के नसीम खान, मिलिंद देवड़ा, एक्टिविस्ट तीसरा सितलवाड़, साफ निखिल वागले भी मौजूद हैं, जो कि इस बिल का, इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं, इसकी मुखालफत में उतरे हुए हैं। तो फिल्म रईस के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया अगस्त क्रांति मैदान में मुजाहरे के लिए मौजूद है। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और एक्टर सुशांत सिंह भी यहां पर मौजूद हैं। इनके अलावा कांग्रेस के नसीम खान, मिलिंद देवड़ा, एक्टिविस्ट तीसरा सितलवाड़ भी मौजूद हैं। शहरियत तरमीमी कानून यानी कि CAA के खिलाफ महाराष्ट्र में मुजाहरा हुआ है, जहां पर मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में तलबा ने मुजाहरा किया। तलबा के इस एहतजाज में कई हस्तियों ने शिरकत की। तो वहीं इस मुजाहरे से पहले रियासत के CM उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम तबके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और रियासत में अमन कायम रखने की अपील की। उधर जामिया कैंपस के अंदर बगैर इजाजत जाने के पुलिस के मामले में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जानिब से पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में पुलिस पर तलबा और तालिबात के साथ बदसलूकी और मारपीट के इल्जाम लगाए गए हैं। दरअसल लाइब्रेरी में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम इस शिकायत में लगाया गया है। तो जामिया में जो तशद्दुद हुआ था, उसके बाद लाठीचार्ज किया था और पुलिस की जो बर्बरता है वो जामिया के स्टूडेंट्स की जानिब से एक तरह के इल्ज़ाम लगाए गए थे कि उन्होंने की थी लाइब्रेरी में आकर, और इसी को लेकर ये बात सामने आई है। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। यूपी हुकूमत और अफसरान के अलावा AMU इंतजामिया से जवाब तलब किया गया है। सभी जिम्मेदारान से 2 हफ्ते में जवाब देने की हिदायत देते हुए अदालत ने तलखी दिखाई है। चीफ जस्टिस की अदालत में हुई समाअत के दौरान मौजूदा हालात को उन्होंने जैसा जैसा बताया। मामले की अगली समाअत 2 जनवरी को होगी। हमने दाखिल की है क्योंकि जो अलीगढ़ में बर्बरता हुई है, जो पुलिस ने कैंपस में घुस के बिना किसी प्रोवोकेशन के मारा है, वो बहुत ही गलत है। और मैं खुद वहीं तुरंत रात में पहुंचा। जब सुबह 4 बजे मैं गया तो कैंपस के पूरा अंदर पुलिस थी, व्हीकल्स को तोड़े जा रहे थे, उनको लेके जा रहे थे और सारे बच्चों को भगा रखा था। बच्चे यहाँ तक कि अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं करा रहे थे। कह रहे थे कि अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट कराने जाएंगे हमारा नाम आ जाएगा और हम पे NSA लगा देंगे। तो जी इतना भय का माहौल है और इसमें हम लोगों ने तुरंत एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई। हमने सब जगह सर्कुलेट की है उसको, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को। और जो उसमें प्रमुख मांगे हैं वो ये है कि बच्चे इतने डरे हुए हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट नहीं हुई तो न्याय कभी नहीं मिल पाएगा उन लोगों को। उन्होंने कहा कि ये प्रायोरिटी इशू है, इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी जो मुख्य मांग है वो ये है कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन, एक कमेटी बनाई जाए जो इसकी पूरी जांच करे, जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों, जो उसको हेड करे। और कंपनसेशन की मांग की है। जो बच्चों को चोट लगी है, जो कई पिक्चर्स ऐसी हैं जिसमें पुलिस दिख रहे हैं कि उन्होंने बच्चों की गाड़ियाँ तोड़ी हैं, जहाँ पे बच्चे हैं भी नहीं वो बिल्कुल तोड़ते हुए जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की हमने कंपनसेशन की मांग की है। और उधर ममता बनर्जी ने CAA पर रेफरेंडम कराने की मांग की है, जहां पर UN जैसे गैर जानिबदारान इदारे के जरिए रेफरेंडम कराया जाए। ये ममता बनर्जी की जानिब से बयान दिया गया है। ममता ने BJP पर तशद्दुद भड़काने का भी इल्ज़ाम लगाया है। इस वक्त की अहम खबर, ममता बनर्जी ने CAA पर रेफरेंडम कराने की मांग की है और कहा है कि UN जैसे गैर जानिबदार इदारे के जरिए रेफरेंडम कराया जाए। ममता बनर्जी ने BJP पर तशद्दुद को भड़काने का भी इल्ज़ाम लगाया। देखिए, लाल किले के आसपास में ही दफ़ा 144 नाफिज है, जहां पर शहरियत कानून के खिलाफ मुमकिन एहतजाज के मद्देनज़र दफ़ा 144 नाफिज की गई। हालांकि पहले ये एहतजाज की इजाज़त दी गई थी, लेकिन बाद में आखिरी मौके पर पुलिस ने एहतजाज की इजाज़त नहीं दी। हालात को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। दफ़ा 144 के मुताबिक 4 से ज़्यादा लोग बाहर इकट्ठा नहीं हो सकते। दिल्ली पुलिस ने एहतजाज कर रहे कई एहतजाजियों को हिरासत में लिया और कसीर तादाद में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज करने के लिए लोग जुटे थे। इस दौरान जब पुलिस एहतजाजियों को हटाने में लगी थी तो एहतजाजियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। इसके बाद पुलिस ने एहतजाजियों को बस में भरकर वहां से दूर ले गई। चलो जी, चलो चलो, यहाँ खाली करो, लाल किले पे खड़े नहीं हो सकते। लेके रहेंगे। क्या लेके रहेंगे? आजादी। क्या कर रहे थे आप ऐसा जो पुलिस पकड़ के ले आ रही? सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आया हूँ अपने अधिकार को लेने के लिए। और हम आए इस चीज के लिए कि ये जो बिल नागरिकता संशोधन बिल बना है। क्यों ले आ रही है पुलिस? क्या है? करना नहीं चाह रहे,
पुलिस पूरा मिला हुआ है, पूरा मिला हुआ है। कहाँ से आप आई हैं? हम जामिया के एलुमनाई से और हम एक देश के सिटीजन्स हैं। तो क्यों आपको ले जा रही है पुलिस? क्या कह रही है? ये तो आप उन्हीं से पूछिए कि ये इतने इनह्यूमन हरकतें क्यों कर रही है। भाई हम हमसे क्यों पूछ रहे हो? पुलिस जाने की वो क्यों ले जा रही है? वो तो लोगों को गायब भी कर रही है। जबरदस्ती आपको ले जाएगा? हाँ बिल्कुल, हमें जबरदस्ती उठा के लेके जाया जा रहा है। हम पीसफुली यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं, यहाँ पे गुंडाबंदी है। हमारा देश है, हम यहाँ पे क्या करते हैं वो क्यों बताएंगे? नहीं, क्या इन्होंने किया क्या है? लेकिन चलो लेकिन मैडम सर ले चलो। आप पहले बताइए यहाँ पे कहाँ ले जाने हैं आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? आप ये बताइए, सबके सामने बताइए। हमारे साथ 1000 लोग खड़े थे, गायब कर दिया, पीछे कर दिया। क्यों पीछे? तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? आजादी है, आजाद देश है, आजाद है पूंजीवादी से, आजाद है गुंडागर्दी से जो ये स्टेट कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। आजादी चाहिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से जो ये अपना रही है, हर सप्रेशन जो कर रही है। सर हम लोग एनआरसी और कैब के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं और अब लड़ाई जो होगी आर पार की होगी। हक प्रोटेस्ट करना, पुलिस वाले ऐसे नहीं रोक सकते हमें। एक आप कहाँ से आए? कहाँ है? हम संगम बिहार से आए हैं। क्या प्रोटेस्ट में आप शामिल? प्रोटेस्ट में हम शामिल हैं। परमिशन नहीं मिला है, उसके बावजूद आप ये जनता परमिशन, ये जनता का राइट है प्रोटेस्ट करना, परमिशन हो ना हो, ये जनता का राइट है प्रोटेस्ट करना। चलिए बढ़ता आगे। दिल्ली पुलिस के तर्जुमान और डीसीपी मनदीप सिंह रंधावा ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। ट्वीट में भी हमारे डीसीपी नॉर्थ ने रिप्लाई किया है कि आपकी परमिशन बेसिकली रिजेक्ट है, क्योंकि ये कोई ट्रेडिशनल रूट नहीं है मार्च। जो भी यहाँ दिल्ली में मार्च प्रोटेस्ट हमारे होते हैं वो ट्रेडिशनल रूट पे होते हैं। और उसी ट्वीट में और उसी जो हमारी रिटन रिक्वेस्ट है उसमें हमने ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट भी की है। हम दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि जो भी डेजिग्नेटेड प्लेस है, जो भी प्रोटेस्ट की डेजिग्नेटेड प्लेस है, वहाँ आप अप्लाई कीजिए और आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो नॉन डेजिग्नेटेड प्लेसेस है वहाँ पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम आती है, इमरजेंसी सर्विसेज इफेक्ट होती हैं। इस वजह से आप जो भी डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं वहाँ प्रोटेस्ट कीजिए। और आपके माध्यम से फिर हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, किसी रूमर्स पे मत जाइए। और यहाँ 144 लगी हुई है, यहाँ जो भी प्रोटेस्ट है उनको प्रोटेस्ट लॉ नहीं है। और आप दिल्ली पुलिस से सहयोग कीजिए और हमारा यहाँ पुलिस ऑफिसर नहीं थी, लेडी पुलिस ऑफिसर लड़कियों को घसीट के लेके जा रहे थे, तो क्या कहेंगे? आप अगर देख लेंगे लेडी पुलिस ऑफिसर। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का शहरियत कानून पर क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। इसको लेके दिल्ली की भी और देश की भी, आज पूरे देश के अंदर, केवल दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। और लोगों में एक किस्म का डर है, केवल मुसलमान नहीं, हिंदुओं के अंदर, सिखों के अंदर, क्रिश्चियंस के अंदर, सभी नागरिकों के अंदर ये डर है कि जब उन्हें कहा जाएगा कि आप साबित करो, कागज दिखाओ कि आप देश के नागरिक हो, तो इस देश में गरीबों के पास कागज नहीं है। 70% से ज्यादा लोगों के पास कुछ भी दिखाने को नहीं होगा, कागज दिखाने को नहीं होंगे। तो फिर उन लोगों को कहा जाएगा कि आप देश छोड़ के जाओ, तो वो कहाँ जाएंगे? बिहार पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार की एक बड़ी आबादी गरीब आबादी है। यहाँ से लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं। सरकार अभी सीए लेकर के आई है, बाद में एनआरसी लाएगी, एनपीआर करेगी, और उसमें मूल उद्देश्य ये है कि आपको डॉक्यूमेंट दिखा करके अपनी नागरिकता सिद्ध करनी है। ये सिर्फ मुसलमान का मामला नहीं है, इस देश के जो सारे गरीब लोग हैं, डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम उनके साथ होता है। आप देख लीजिए, जो दलित महादलित समुदाय हैं, उनके पास खाता खेसरा नहीं होता है, जमीन का कागज नहीं होता है, क्योंकि वो भूमिहीन लोग होते हैं। जो माइग्रेंट लोग लेबर हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जाते हैं, पैदा कहीं और होते हैं, पढ़ाई कहीं और होती है, काम करने के लिए कहीं और जाते हैं, उनको डॉक्यूमेंट बनवाने में दिक्कत होगी। इस देश के जो अनपढ़ लोग हैं उनको इसमें परेशानी हो सकती है। अनुसूचित जनजाति दलित के पास पासपोर्ट नहीं है, कागज नहीं है, कैद कर दिए हो, हम लोग कैद हो गए, डर रहे हैं गोली चलेगा ये सरकार, इसीलिए हाथ गोर बांध लिए कि इनाकादे हमने ऐसे गोली चलाया। इसीलिए ये सरकार को संविधान पर भरोसा नहीं है। इस सरकार जब बेटी को जला के हरियाली मना रहा है, इन सरकारों को डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं है। इन सरकार को बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्र कवि दिनकर, बाबू वीर कुंवर सिंह पर भरोसा नहीं है। इस सरकार को कर्पूरी पर भरोसा नहीं है। इस सरकार को छात्र और युवा पर भरोसा नहीं है। इसीलिए
बिहार आजादी की बात करता है। आप नफरत मत फैलाओ देश में। नॉर्थ ईस्ट की आजादी की बात, कश्मीर की आजादी की बात, एमयू की आजादी की बात, जामिया की आजादी की बात, इस देश के छात्रों और युवाओं की आजादी की बात। आज पूरा बिहार देश की आजादी के लिए खड़ा है।